नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 10वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप हमारे ब्लॉग में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कहानी तथा उपन्यासों का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। अब तक आपने सुना है कि हजारी ठाकुर की नौकरी चली जाती है, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। 2 लड़कियां उसके जीवन में आई, कुसुम और दूसरी नयापाड़ा की बहू, जो दोनों ही उसको अपना पैसा देना चाहती हैं नया होटल खोलने के लिए, किंतु हजारी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। सूद का लोभ रखने वाली इस सीधी सादी लड़की के प्रति हजारी के प्रौढ़ मन दया और ममता से भर आया। उसने थोड़ा सा और मजा लेना चाहा। यूं ही रुपए दे दोगी बेटी, मेरा विश्वास है? बिना विश्वास किए क्या यह कारोबार चलता है? और आप तो जान पहचान के आदमी हैं, मैं आपका गांव जानती हूँ। पहचान से क्या होता है? कुछ लिखा पढ़ी ना करोगी? कितने रुपए देना चाहती हो? मेरे पास 80 रुपये हैं, आप ले लें तो मैं सारे रुपए दे सकती हूँ। सूद दीजिएगा? हाँ, कितना चाहती हो? आप जो दे दें। रुपए में 2 पैसे मात्र है, आप 1 ही पैसा दीजिएगा, ठीक है ना? पैरों पड़ती हूँ काका जी, रुपए अलग मेरी पेटी में रखे हैं, कोई नहीं जानता। मैं आपको रुपए दिए देती हूँ, आप उन्हें काम में लगा लीजिए। किस पर विश्वास करके दूँ? कोई लेकर नहीं देगा। क्यों? तुमने लिखा पढ़ी की तो कोई बात ही नहीं। मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानती, लिखा पढ़ी क्या करूँगी? आप चाहे तो कुछ लिख कर दे जाएं, लेकिन उससे बात खुल जाएगी। उसकी ज़रूरत नहीं, आप ले जाइए, मैं देती हूँ, बात ख़त्म। इसमें लिखा पढ़ी की क्या बात है? इस बीच खाना बनकर तैयार हो गया। एक लुटिया में दूध लेकर आकर बहू ने कहा, दूध को गर्म करके तब खाने बैठी। वक्त क्या कम हो रहा है? खाना पीना खत्म हो गया। हजारी की बात झूठ नहीं है। ग्वाले के घर के सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा, ऐसा खाना तो दूर की बात, मामूली चीज भी खाने में इस तरह हो सकती है? यह उन लोगों ने सुना तक नहीं था। तीसरे पहर आराम करके हजारी जाने के लिए तैयार हुआ। वह एक बार फिर बहू से मिलना चाहता था। वह जानता था गांव में औरतें बहुत कड़ा पर्दा नहीं करती, खास तौर से ब्राह्मण कास्ट के अलावा जाति की औरतें। अपने सीधेपन की वजह से लड़की हजारी को अच्छी लग गई थी, और शायद रुपए पैसों के बारे में वह एक बार और उससे बात करना चाहता था। इस बीच उसने मन ही मन उपाय सोचा। कुसुम और यह लड़की अगर अपने रुपए उसे दे तो वह अपने हमेशा के सपने को पूरा कर सकता है। इनके रुपयों को वह डूबने नहीं देगा, बल्कि कई गुना बड़ा चढ़ाकर इन लोगों को लौटा दे सकेगा। जब खाने बैठा था तो हजारी ने ये सारी बातें ही सोचकर देखी थी। इन लोगों के घर से निकलकर बड़े रास्ते पर पहुंचने के लिए एक तालाब के किनारे से होकर जाना पड़ता है। एक बड़े इमली के पेड़ और उसके चारों ओर जंगली पेड़ पौधों ने उस जगह को इस तरह ढक रखा था कि अगर कोई वहां छिपा रहे तो बाहर का आदमी उसे देख नहीं सकता। तालाब के किनारे से आगे बढ़कर हजारी ने अचानक देखा कि वह लड़की इमली के पेड़ की छाया से जैसे उसी के इंतजार में खड़ी है। चल दिए काका जी? हाँ जाता हूँ, तुम यहाँ कैसे खड़ी हो? आप इसी रास्ते से जाएंगे? यह जानती थी इसलिए खड़ी हूँ। आपसे 2-1 बात कहूँगी। आपकी बनाई पंचमेल भुजिया बहुत अच्छी लगी काका जी। हम लोग भी तो खाना बनाते हैं, रांधने का भला बुरा जानते हैं, लेकिन ऐसी रसोई मैंने कभी नहीं खाई थी। और दूसरी बात है, मेरे रुपयों के बारे में आपको याद है ना? उसके बारे में मैं आपको क्या कहना करूं? आप तो जानते हैं कि लड़कियां अपने ससुराल वालों से ज़्यादा मायके के लोगों का विश्वास करती हैं। वे रुपए इन लोगों के हाथों में पड़ेंगे तो 2 ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे रुपए मैं अभी ना ले सकूंगा बेटी, लेकिन फिर से इसी रास्ते से आऊँगा, तुमसे मुलाकात करूंगा, और हो सकता है कि तब रुपयों की ज़रूरत हो, तब मुझे रुपए लेने पड़े। कितने दिनों में आएंगे यह तो नहीं कह सकता, समझो 2 महीनों में। पूजा के बाद कार्तिक अगहन महीने में मैं तुमसे मिलूंगा। तो फिर बात पक्की रही? हाँ पक्की। अब तुम जाओ मेरी छोटी लक्ष्मी बेटी, सावित्री समान हो, आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी बढ़ती जाओ। दिन ढल आया था। हजारी फिर राह चलने लगा। ग्वाले के घर के सब लोगों ने इस वक्त रुक जाने को कहा था।
बहू ने खास तौर से, लेकिन रुकने का उपाय नहीं था। जब तक वह कोई इंतजाम नहीं कर लेता मन को शांति नहीं मिल सकती। लड़की बड़े ही विचित्र ढंग की है, अबोध है, कुसुम जैसी अक्लमंद नहीं, फिर भी बड़ी अच्छी लड़की है। धीरे धीरे रास्ते के दोनों ओर के वन जंगल घने होते चले आ रहे थे। रास्ता नदिया जिले से ज्यों ज्यों यशोहर जिले के पास होता जा रहा था, जंगल त्यों त्यों बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं तो जंगल इतना घना हो गया कि हजारी को डर लगने लगा था, कहीं दिन दहाड़े बाघ के हाथों ना पड़ जाए। इस जगह में लोगों की बस्ती ज़्यादा नहीं थी और डर लगने की बात भी थी। शाम होने के पहले ही वह बालू बाजार जा पहुंचा। पहले जब रेल नहीं चली थी तब बालू बाजार बहुत बड़ा था। उसने गांव के बूढ़े लोगों से यह बात सुनी थी। अब भी पूरब की ओर से बहुत से लोग चकदह को गंगा में शवदाह करने के लिए आते हैं। उसी के चलते बालू बाजार अब भी टिका हुआ है। बालू बाजार देखकर हजारी को खुशी हुई। वह आग्रह के साथ देखने लगा। बचपन से सुनता आ रहा है, कभी देखा नहीं था, बहुत बढ़िया जगह है। तो यही है बालू बाजार। उसके एक ममेरे भाई ने यशोहर की ओर शादी की थी। जब उसकी बूढ़ी सास की मौत हुई तो लाश लेकर इसी रास्ते से आते हुए बालू बाजार के पास भूतों से भेंट हुई थी। उसी ममेरे भाई के मुंह से यह कहानी उसने 2-3 बार सुनी थी। घूम फिरकर हजारी बाजार की दुकानें देखने लगा। कुल 9 दुकानें थीं। उन्हीं में चावल दाल की, मोदी की दुकान, कपड़े की दुकान और सब कुछ था। उसने एक दुकानदार से कहा, थोड़ी तंबाकू पिला सकते हो भाई साहब? आप ब्राह्मण हूँ। प्रणाम करता हूँ देवता, आइए, कहाँ जाना है? बैठिए बैठे। दुकान किस चीज की है हजारी नहीं समझ सका। एक और राब के कनस्तर एक पर एक छप्पर तक सजे हुए थे, दूसरी ओर बड़े बड़े बोरे थे। दुकानदार बूढ़ा था, उम्र 65 से 70 के बीच होगी, गहरा रोगी चेहरा, गले में माला। लीजिए ठाकुर जी, तंबाकू पीजिए। कहाँ जाना होगा? जा रहा हूँ काम की तलाश में। रानाघाट में बेचू चक्रवर्ती के होटल में 7 बरस तक रसोईया दरी कर चुका हूँ, शायद आपने नाम ही सुना हो। अच्छा खाना बनाने के लिए मेरी शोहरत है, लेकिन मेरी नौकरी अभी छूट गई है। अब इस और जा रहा हूँ, अगर कहीं कुछ ठिकाना लग जाए। दुकानदार ने पहले से कहीं ज़्यादा आदर के साथ हजारी को देखा। निहायत देहाती ठाकुर पुजारी ब्राह्मण नहीं। रानाघाट जैसे शहर बाजार के बड़े होटल में 7-8 बरसों तक गरीब के साथ रसोइये का काम कर चुका है। कितना देखा सुना है, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलजुल चुका है। नहीं, इस आदमी को जैसा समझा था वैसा यह नहीं है। हजारी ने कहा, रात होती आ रही है, टिकने का क्या प्रबंध हो सकता है, बता सकते हैं? दुकानदार बहुत खुश होकर बोला, इसमें क्या है, वहीं रह जाइए। इसके पिछवाड़े खपरेल की एक अच्छी खासी कोठरी है, एक चौकी भी पड़ी हुई है। कोठरी में खाना बनाइए, चौकी पर सो जाइए। बात ही बात में हजारी ने पूछा, अच्छा, यहाँ दिन भर कितने गंगा यात्री आते जाते हैं? बालू बाजार के अब वे दिन नहीं रहे। पहले तो दिन भर में 8-10 गोल और एक एक गोल में 10-12 आदमी आया करते थे। अब किसी दिन तो कोई आता ही नहीं। किसी दिन 3 गोल, बहुत हुआ तो 4 गोल आते हैं। पहले लोगों के पास पैसे थे, मुर्दे को गंगा जी ले आते थे। अब तो उतना पैसा है नहीं। किसी के मरने पर नदी के किनारे, नहर किनारे या झील के किनारे ही जला देते हैं। हजारी सोच रहा था कि बालू बाजार में एक छोटा मोटा होटल चल सकता है या नहीं। 3 गोल गंगा यात्रियों में अगर 30 आदमी हों और वे 30 खाएं तो 30 ग्राहक हुए। अगर 30 ग्राहक खाएं तो खर्चा वर्चा काट कर महीने में 50-60 रुपये बच सकते हैं। 30 आदमियों की जगह 20 हो, 15 हो, 10 भी हो। रोज तो पराई नौकरी से तो अच्छा है। दूसरे की नौकरी करके पता है क्या पाता है? 7 रुपये महीना, और दिन काट रात डांट फटकार अपमान, हमेशा डरा घबराया रहना है। जिस होटल में 10 यात्री भी खाएंगे उसमें महीने में कम से कम 12-13 रुपये तो निकल ही आएंगे। अगले दिन सवेरे उठकर वह गोपाल नगर की ओर चला। पास में अभी पैसे काफ़ी हैं, 5 रुपये, कोई चिंता नहीं। कल रात को दुकानदार ने चावल दाल हड़िया खरीद देना चाहता। हजारी राजी नहीं हुआ, उसने खुद ही पैसे खर्च किए। दोपहर की धूप बहुत तीखी हो गई। सुनसान रास्ता, दोनों तरफ कहीं जंगल, कहीं खुला मैदान। खेतीहारी का एक आध गांव छोड़कर कोई बस्ती नहीं दिखती। 2 घंटों तक चलने के बाद हजारी को प्यास लगी। कुछ दूर तक
छोटा सा तालाब देखकर उसके किनारे बैठने जा रहा था कि उसने देखा तालाब के किनारे के मटियाले रास्ते में एक खाली बैलगाड़ी उतर रही है। गाड़ीवान को पुकारकर उसने पूछा, पास में कोई गांव है भैया, जरा पानी पिला दे। ब्राह्मण हूँ, गाड़ीवान ने कहा। मेरे साथ आइए ठाकुर जी, पास ही श्रीनगर शिमला है। मैं ब्राह्मण ही के घर जाऊंगा, यह उन्हीं की गाड़ी है, गाड़ी पर आइए। हजारी ने श्रीनगर शिमला का नाम सुना था। गाड़ी जब गांव में घुसी तो उसने देखा गांव नहीं, सुनसान जंगल है। दिन इतना चढ़ाया लेकिन गांव में अभी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची। सिर्फ आम कटहल के पुराने बगीचे हैं। एक गृहस्थ के घर के सामने जाकर गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ीवान के पुकारने पर घर के अंदर से घर के मालिक आए। मलेरिया से जर्जर चेहरा, माथे के केश लगभग उड़ गए। उम्र 30 भी हो सकती है, 50 भी। बाहर आकर हजारी को देखते ही उन्होंने गाड़ीवान से पूछा, कौन है साथ मेरे? गाड़ीवान ने कहा, मालिक पक्के रास्ते के मोदी के तालाब के किनारे बैठे थे। इन्होंने कहा जरा पानी पीऊंगा, तो मैंने कहा चलिए मेरे साथ, मेरे मालिक ब्राह्मण हैं, वहीं पानी पीजिएगा, इसलिए साथ ले आया। घर के मालिक ने आगे बढ़कर हजारी को नमस्कार किया, फिर कहा, आइए आइए, बैठिए, आराम कीजिए। सुनो, चंडी मंडप की से चौकी पर चटाई बिछा दे, आइए। इन सब देहाती इलाकों में मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं होती। आधा घंटा बाद हजारी हाथ पांव धोकर तुरंत तोड़े कच्चे डाब का पानी पीकर सुस्ताकर और ठंडा होकर खुशी खुशी तंबाकू पी रहा था। घर के मालिक का नाम है बिहारी लाल बाडूजे। जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की। धान की काफ़ी खेती है, गायें हैं, तालाब में मछलियां हैं, आम कटहल के बागीचे हैं। बातचीत के सिलसिले में ये सारी बातें हजारी ने घर के मालिक से ही सुनी थी। बिहारी बाडूजे कह रहे थे, श्रीनगर शिमला खासा बड़ा गांव था, कृष्णानगर के राजाओं के पुरखों की राजधानी। जंगल में राजाओं के गढ़ की खाई, पुरानी ईंटों का चुनाव है। शाम को आपको दिखलाऊंगा। नहीं नहीं, आज कहाँ जाएंगे, यह नहीं होगा, 2 दिन ठहरिए। आपके माता पिता के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। दुख इतना ही है कि इंसान का मुंह देखने को नहीं मिलता। बचपन में ही देखा था कि गांव में 20-30 ब्राह्मणों की बस्ती थी, अब सिर्फ 7 घर रह गए। उनमें भी 2 घर बार तो 12 महीने बाहर ही रहते हैं। आपने अपना घर कहाँ बताया? जी, एंडोशाला, गानापुर उतरकर जाना होता है। तब तो आप हमारे ही यहाँ के आदमी हैं। आइए ना हमारे गांव में, जगह देता हूँ, जमीन देता हूँ, धान की खेती कीजिए, पाट की खेती कीजिए, यहीं रहिए, कम से कम एक घर तो बड़े गांव में, आइए ना। हजारी सिहर उठा, सर्वनाश, किस्मत में यही बाकी रह गया कि वह इस घने जंगल में रहने आएगा। शहर में रहने से शहर का शोरगुल, काम की भीड़ में फंसी जिंदगी उसे पसंद आ गई है। इस बुढ़ापे में उसे ऐसे जंगल में समाधि लेनी होगी। 46 साल की उसकी उम्र, अभी दिन नहीं बीते हैं। अभी भी काफ़ी हौसला है और ताकत है उसके मन में और बदन में भी। इसके अलावा वह होटल का काम जानता है। अगर वह होटल खोल सका तो उसकी उम्र 10 बरस और घट जाएगी, उसे नई जवानी मिल जाएगी। खेती बाड़ी का हाल वह क्या जानता है। यहाँ उसने होटल की बात नहीं की। वह जानता है कि होटल वाला ब्राह्मण कहने से बहुत से लोग नफरत की निगाह से देखते हैं, खास तौर से इन देहातों में। श्रीनगर में हजारी का मन बिल्कुल ही नहीं टिक रहा था। इतने वन जंगलों के अंधेरे और सूनेपन में मानो उसका दम घुट रहा था। लिहाजा तीसरे पहर जब वह गांव से बाहर निकलकर राह चलने लगा, तब उसके जी में जी आया। उसने सोचा, बाप रे, 20 बीघा जमीन मिलने पर भी वह इस गांव में नहीं आएगा। यहाँ इंसान रहता है, आदमी और आदम जात का मुंह देखने का ही ठिकाना नहीं। काम नहीं, धंधा नहीं, चुपचाप बैठे रहो और गोले के धान का भात खाओ। सर्वनाश, अरे कैसा जंगल है रे बाप रे। रास्ते के किनारे एक आदमी लकड़ी काट रहा था। उस हजारी ने पूछा, सामने कौन सा बाजार है भैया? उस आदमी ने बिना कुछ कहे सुने हजारी की ओर एक बार देखा, फिर पूछा, आप क्या शिमला से आए? हाँ। क्यों, आपके रिश्तेदार वगैरह हैं? आप लोग क्या हैं? ब्राह्मण। प्रणाम करता हूँ देवता, कहाँ जाएंगे? हजारी जानता है कि गांव के इस तबके के लोग बेमतलब उससे 1000 तरह के सवाल पूछकर उसको परेशान करेंगे। यही इनका स्वभाव है। पहले हजारी भी ऐसा ही था, लेकिन इतने दिनों तक राना घाट शहर में रहकर उसने समझ लिया कि अनजान आदमी से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। पूछने से वे नाराज होंगे। हजारी ने उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए संक्षेप में 2-1 बातों का जवाब देकर उससे फिर पूछा, आगे कौन सा बाजार पड़ेगा भैया?
जी जाइए, 2 कोस बाद ही गोपाल नगर का बड़ा बाजार पड़ेगा। गोपाल नगर? गोपाल नगर का नाम हजारी का खूब जाना हुआ है। गोपाल नगर के इस इलाके का बड़ा गांव है। सभी उसका नाम जानते हैं। दोपहर का भोजन जरा ज़्यादा ही हो गया था और रात का खाना जरूरी नहीं था। कहीं टिकने की जगह मिलनी चाहिए, लिहाजा हजारी का मन पूरी तरह से निश्चिंत था। इधर कई दिनों से जैसे वह नई जिंदगी बिता रहा था। सवेरे उठने की जल्दी नहीं, पद्महरी का मुंह चमकाना नहीं है, बेचू चक्रवर्ती के पास हिसाब देने का नहीं है, 10 सेर कोयले की आंच में सवेरे से 1 बजे तक और फिर शाम से रात 12 बजे तक कलछुल चलाना नहीं। बच गया जैसे। रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे पका हुआ बेल देखकर हजारी ने उसे उठा लिया। कल सवेरे खाने के काम आएगा। सब ठीक है, लेकिन हजारी को लगता है इस तरह की भटकने वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं। बेकार घूमने फिरने से क्या होगा? नौकरी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो इस तरह की जिंदगी वह कितने दिनों तक बिता सकता है? 1 महीना भी नहीं। वह काम चाहता है, मेहनत करने से डरता नहीं। वह चाहता है काम में लगा रहना, 2 पैसा कमाना, नाम, उन्नति। इस उसके घर खा पीकर राह बाट में वक्त बर्बाद करना वह नहीं चाहता। गोपाल नगर पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया। काफी बड़ा बाजार है, छोटी बड़ी बहुत सी दुकानें, बेशक रोजगार की अच्छी जगह। हजारी ने कपड़े की एक बड़ी दुकान के सामने वाले ट्यूबवेल में हाथ मुंह धो लिया। पास ही एक काली मंदिर था। मंदिर के चबूतरे पर बैठकर शायद मंदिर का पुजारी का हुक्का पी रहा था। यह देखकर तंबाकू पीने की इच्छा उसे हो गई। हजारी उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, जरा तंबाकू पिलाइएगा। आप कैसे लोग? जी ब्राह्मण। लीजिए, यहाँ बैठिए। आप क्या मंदिर में माँ की पूजा करते हैं? जी हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा घर गानापुर के नज़दीक एंडोशाला में है। रसोइये का काम करता हूँ। नौकरी की तलाश में निकला हूँ। आप बतला सकते हैं यहाँ पर कोई रसोइया रखेगा? कपड़े की उस बड़ी दुकान में एक बार पूछ लीजिए, वे लोग बड़े आदमी हैं। रसोइया उनके यहाँ रहता ही है। बाबू के छोटे भाई की शादी है, हो सकता है इस वक्त उन्हें नए आदमी की ज़रूरत हो। वे जाति के तेली हैं, बाजार के सबसे बड़े व्यापारी हैं, धनी आदमी। हजारी ने कपड़े की दुकान में जाकर देखा कि सांवले रंग का दोहरे चेहरे वाला एक आदमी गद्दी पर बैठा हुआ है। किसी के कहे बिना वह यह बात मालूम हो जाती है, वही दुकान का मालिक है। हजारी को अंदर आता देखकर उसने कहा, आइए आइए, क्या चाहिए? उधर से आइए। अरे देखो देखो, ये क्या लेंगे? कहकर उस आदमी ने दुकान के दूसरे हिस्से की ओर इशारा किया, जहाँ कई आदमी काम धंधा और खरीद बिक्री कर रहे थे। हजारी ने कहा, बाबू मुझे आप ही से काम है। मैं खाना पकाने का काम करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैंने सुना आप रसोइया रखेंगे, इसी से। ओह, आप खाना पकाएंगे? बढ़िया खाना बनाना जानते हैं? इससे पहले कहाँ थे? जी राना घाट के होटल में था 7 बरस से। होटल में थे? होटल का काम और घर का काम एक जैसा नहीं होता। हमें खूब बढ़िया खाना चाहिए। आपसे हो सकेगा? कलकत्ता से अक्सर रिश्तेदार आते रहते हैं। हजारी ने हंसकर सोचा, अरे तुमने क्या खाना खाया है? जिंदगी में कपड़े की दुकान से ही मरे जा रहे हो। वैसा खाना तो तुमने कभी आंखों से भी ना देखा होगा। हजारी ने कहा, बाबू ना हो तो एक दिन के लिए रखकर देख लीजिए। अगर खाना पसंद ना आए तो यूं ही चला जाऊंगा, आपको कुछ भी ना देना पड़ेगा। दुकान का मालिक पक्का व्यवसायी था, आदमी पहचानता था। हजारी की बातों का ढंग देखकर समझ गया कि झूठी बात नहीं कर रहा। उसने कहा, अच्छा आप हमारे घर जाइए, सामने वाले इस रास्ते से जाकर बाईं तरफ एक बड़ा मकान दिखाई देगा। अरे ओ नीताई, तू जरा तो इनको घर ले जा। शशधर के जिम्मे लगा, कहना आज से ये खाना बनाएंगे, ले जा। लेकिन ठाकुर जी, तनख्वाह वगैरह काम देखने के बाद तय किया जाएगा। हाँ, यह बात 2-4 दिन बाद होगी, ले जा। पहले दिन के काम से ही हजारी ने अपना सिक्का जमा लिया। घर के मालिक ने रुपये तनख्वाह मुकर्रर कर दी। उनकी स्त्री लगभग 12 महीने बीमार रहती थी। उठ बैठ सकने के बावजूद वे घर का काम धंधा ज़्यादा नहीं देखती। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। वे अपने ससुराल में रहती थी। 16-17 साल का एक लड़का स्कूल में पढ़ता था, 8 साल की एक लड़की भी थी। घर के सभी लोग अच्छे थे। एक बार नौकरी के बारे में हजारी की जो खराब धारणा थी वह यहाँ आकर मिट गई। ये लोग जाति के तेली हैं, इसलिए सभी ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। अपने मधुर स्वभाव के चलते हजारी थोड़े ही दिनों में सबका प्रिय पात्र बन गया। कई महीनों तक काम करने के बाद पहले महीने की तनख्वाह पाते ही हजारी ने घर जाने की छुट्टी मांगी। बहुत दिनों से घर जाना नहीं हो सका। टेम्पी को कितने दिनों से नहीं देखा। दुकान के मालिक ने छुट्टी भी दे